रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से ड्रोन अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय की इमारत के पास ये अटैक किया गया। ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। ड्रोन के टुकड़े गिरने के बाद रक्षा मंत्रालय का ऑफिस बंद कर दिया गया है। रूस के मॉस्को ऑफिस में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुए हैं और इस अटैक के बाद ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन के टुकड़े गिरने के बाद रक्षा मंत्रालय का दफ्तर बंद कर दिया गया है। यानी अब सीधे मॉस्को पर हमला किया जा रहा है। ड्रोन से मॉस्को पर हमला किया गया। ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है मॉस्को द्वारा कि ये आतंकवादी हमला था। ड्रोन के टुकड़े गिरने के बाद रक्षा मंत्रालय का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है मॉस्को में। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉस्को में किस तरह से देखिए ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, तबाह कर दिया गया, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि ये ड्रोन अटैक था, आतंकवादी हमला इसे कह रहा है रूस। और इस हमले के बाद दफ्तर को बंद कर दिया गया है, जो रक्षा मंत्रालय का दफ्तर था। यानी सीधे रक्षा मंत्रालय को ही निशाना बनाया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया और इस अटैक में दफ्तर को बंद भी करना पड़ा है। सीधे रक्षा मंत्रालय के दफ्तर को ही निशाना बनाकर हमला किया गया ड्रोन द्वारा। और आइए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद इमारत को भारी नुकसान हुआ है। मॉस्को में 2 ड्रोन से अटैक हुआ और हमले के बाद एहतियातन मॉस्को में ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। तो देखिए तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आपको दिख रही है जिसमें मॉस्को पर ड्रोन अटैक की तस्वीर दिखाई दे रही है। हमले में इमारत को कैसे नुकसान हुआ है, वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। ये इमारत का जो ऊपरी हिस्सा है उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी वजह से हमले के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया था। 2 ड्रोन से हमले किए गए और देखिए इन 2 ड्रोन से जो नुकसान पहुंचा है वो दोनों तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर इमारत का एक ऊपरी हिस्सा जिसको नुकसान पहुंचा और दूसरा ड्रोन जो था उसने जाकर एक और इमारत को नुकसान पहुंचाया। महायुद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका है, वो चरण जिसमें रण के नियम, कायदे, कानून की बातें बेमानी हो गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अब हर तरह का छल और हर तरह के बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस पर अब अमेरिका के वो महाघातक बम बरसा रही है जिसके इस्तेमाल पर दुनिया के 100 देशों ने बैन लगा रखा है, खुद अमेरिका ने भी। लेकिन अब ये बैन भी बेमानी साबित हो रहा है रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच। यूक्रेन जंग का क्लस्टर फेज, प्रतिबंधित हथियारों से किसी को नहीं रहा परहेज। До 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра. Yeah, we actually are. We have gotten some initial feedback from the Ukrainians, and युद्ध में अब एक बार में एक नहीं, एक साथ हजारों बमों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से चिंगारी बरसती है और धरती पर हर तरफ शोले दहकने लगते हैं। यूक्रेनी सेना अमेरिका में बने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। क्लस्टर बम हमले के सबूत के तौर पर एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी पोजीशन को क्लस्टर बम से टारगेट किया। युद्ध में जिस बम का इस्तेमाल करने पर मनाही है, अब खुलकर उस क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने स्वीकार किया है कि अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम न सिर्फ यूक्रेन को मिल चुके हैं, बल्कि यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ उनका असरदार इस्तेमाल भी कर रही है। Our cluster munitions now, that the American-made cluster munitions,
Are they now in the Ukrainians' hands and being deployed in the field? Yes. And when did that happen? I'd have to point you to the Ukrainians on that one, Amr. I mean, we got them there as quickly as possible, but the method and the timing through which they got them into the hands of their troops on the front lines is really something for them to speak to. I mean, it's certainly been यूक्रेन ने अमेरिका से वादा किया था कि उनकी सेना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करेगी। डील हुई थी कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती रूस की सेना को तितर बितर करने के लिए ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल होगा। लेकिन अब यूक्रेन की जंग में क्लस्टर बम को सामान्य गोला बारूद की तरह दागा जा रहा है। Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра. क्लस्टर बम बड़े इलाके में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला खतरनाक हथियार है। इसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल किसी बड़े इलाके में एक साथ हमला करने के लिए किया जाता है। इस तबाही लाने वाले बम को रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल या बॉम्बर से दागा जा सकता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम के ऊपर का खोल फट जाता है। इसके बाद अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट किए गए इलाके में बिखर जाते हैं। सबसे खतरनाक यह है कि क्लस्टर बम टारगेट के नजदीक पहुंचकर लगातार फटते रहते हैं, जिससे दुश्मन के इलाके में कुछ भी बाकी बचने की गुंजाइश न रहे। तबाही मचाने वाले क्लस्टर बमों का सबसे पहला इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। उस वक्त के सोवियत संघ और जर्मनी की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ क्लस्टर बम बरसाए थे। अमेरिका ने भी 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में जमकर क्लस्टर बम बरसाए थे। क्लस्टर बम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कई बार क्लस्टर बम के सभी बम एक साथ नहीं फटते। कभी कभी कई बम लंबे वक्त तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे सालों बाद भी इनके फटने का डर बना रहता है। वियतनाम पर 50 साल पहले बरसे क्लस्टर बम आज भी तबाही मचाते रहते हैं। तो क्या अमेरिका के क्लस्टर बम यूक्रेन को नया वियतनाम बनाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ड्रोन अटैक के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन का बयान सामने आया है। यूक्रेन का काउंटर पूरी तरह नाकाम रहा है। कहा पुतिन ने, यूक्रेन के इरादे कामयाब नहीं होंगे। पुतिन ने जरूर कहा है कि यूक्रेन के इरादे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। 24 जुलाई को मॉस्को में 2 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन से यहां हमला किया गया। भले ही पुतिन ये कह रहे हो कि सफल नहीं होंगे यूक्रेन के इरादे, लेकिन किस तरह से देखिए हमला किया गया। नॉन कमर्शियल बिल्डिंग पर हमला हुआ 24 जुलाई को। इसके अलावा सुबह 4 बजे ये अटैक किया गया। समय था अटैक का सुबह 4 बजे का। मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमले की कोशिश को 4 जुलाई को नाकाम किया गया था। तो कब कब हमले किए गए हैं आपको बता रहे हैं। 2 ड्रोन नोवाया मोस्कवा और 1 कलुगा और 1 कुबिनका में नष्ट किए गए 4 जुलाई को। ये जो 5 ड्रोन थे उनमें से कहां ड्रोन नष्ट किए गए। 30 मई को भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया गया था। 30 मई को ये हमला हुआ था। किस तरह से 32 में से रूस ने नष्ट किए थे 19 यूक्रेनी ड्रोन। 32 ड्रोन से हमला किया गया था, 19 को नष्ट कर दिया गया। 17 मई को फिर हमला किया गया था। मॉस्को के बाहरी रिंग रोड के पास ड्रोन क्रैश कर गया था। तो लगातार मॉस्को पर और रूस पर निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग तारीखें कब कब हमले किए गए हमने आपको बताई। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने फोड़ा है पश्चिम पर ठीकरा। काउंटर ऑफेंसिव नाकाम होने का ठीकरा ज़ेलेंस्की पश्चिम पर ही फोड़ रहे हैं, यानी वेस्ट पर, नेटो पर। हथियारों और ट्रेनिंग में कमी को उन्होंने बड़ी वजह बताया है। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने भी स्वीकार किया कि काउंटर ऑफेंसिव सफल नहीं रहा है, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव के नाकाम होने के पीछे की वजह ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि पश्चिम के देश हैं, क्योंकि उन्होंने ना सही हथियार दिए और ना सही ट्रेनिंग।
लेकिन क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की जबकि वो काउंटर ऑफेंसिव के फेल होने के पीछे पश्चिम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की ने ठीकरा फोड़ दिया है पश्चिम के देशों पर। पश्चिमी देशों ने अपने वादे के मुताबिक मदद नहीं की, ये कहना है ज़ेलेंस्की का ये भी आरोप है कि कम हथियार और सही ट्रेनिंग ना मिलने से हमारी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि हथियार भी कम दिए गए और ट्रेनिंग भी नहीं थी। इन्हीं वजहों से काउंटर ऑफेंसिव कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसका जिक्र पुतिन भी कर रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव सफल नहीं हुआ। हम काउंटर ऑफेंसिव पहले शुरू करना चाहते थे, लेकिन हम शुरू नहीं कर पाए। सैनिकों को ट्रेनिंग यूक्रेन से बाहर देने से भी देरी हुई, यानी यूक्रेन में ट्रेनिंग नहीं दी गई, यूक्रेन के बाहर ले जाकर ट्रेनिंग दी गई, उसकी वजह से भी देरी हुई। इसी देरी के चलते रूस को माइंस बिछाने का मौका मिल गया। रूस को माइंस बिछाने का मौका मिला और इनको नुकसान हुआ। इसी दौरान रूस ने फ्रंट लाइन पर मल्टी लेयर तैनाती कर दी। रूस ने अपनी तैयारी को बढ़ा लिया समय देखते हुए, क्योंकि समय बीत रहा था और समय यूक्रेन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लेकिन यूक्रेन में जारी रूस के बारूदी ऑपरेशन के बीच हालात पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। पहले वैगनर आर्मी की बगावत, फिर बेलारूस में शरण और अब बेलारूस के प्रेसिडेंट का नई रणनीति के तहत मॉस्को दौरा। जाहिर है इस रणनीति के तहत कुछ बड़ा होगा, जिसमें वैगनर फोर्स भी शामिल होगी। लेकिन वो बड़ा एक्शन क्या होगा और क्या लुकाशेंको के प्लान पर अमल के लिए पुतिन सहमति देंगे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही यूक्रेन में जारी जंग के बढ़ते दायरे की हकीकत भी समझिए। यूक्रेन की जमीन पर बारूद बिछाकर नाटो देशों के आसमान तक विनाश का काला धुआं फैलाने वाली रणनीति का सेंटर क्रेमलिन। जहां इस वक्त भी यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रही मदद को खत्म करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है, इसलिए मुमकिन है कि अब नाटो के खिलाफ बारूदी एक्शन भी दिखे। मॉस्को में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मौजूदगी का कारण ही यही है कि अब नाटो के खिलाफ भी बारूदी एक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि इस एक्शन में रूसी फोर्स तो नहीं होगी, लेकिन रूसी हथियार जरूर इस्तेमाल होंगे और इस्तेमाल करने वाले सैनिक होंगे बेलारूसी फोर्स के साथ वैगनर लड़ाके। लुकाशेंको के मॉस्को पहुंचने के बाद बेलारूस के इस वॉर में उतरने का आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने संकेत दे दिया है कि अब बेलारूस की सेना का इस वॉर में उतरने का समय आ गया है। मॉस्को का प्लान तैयार, मैदान जंग का विस्तार। रणनीतिक पहलू को छोड़ दें तो सिर्फ एक शंका खड़ी होती है। शंका यह है कि आखिर बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको मॉस्को क्यों पहुंचे? जंग की शुरुआत से तकरीबन हर महीने मॉस्को या रूस के किसी भी शहर में पुतिन से उनकी मुलाकात का कारण क्या है? जाहिर है शंका पुतिन और लुकाशेंको के संबंध की जमीन पर मदद की दहलीज पर खत्म होती है। लेकिन इस बार वैगनर लड़ाकों को बेलारूस में शरण देकर मुलाकात में रणनीतिक पहलू खुद लुकाशेंको ने जोड़ा है और बची खुची कसर मॉस्को में दिए बयान ने पूरी कर दी। पोलैंड को यूक्रेन की जमीन सौंपना हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर पश्चिमी यूक्रेन के लोग हमसे मदद मांगेंगे तो हम जरूर देंगे। वैसे भी वैगनर सैनिक हम पर दबाव बना रहे हैं।
वो वर्सा और रेज्जो घूमने जाना चाहते हैं। За участие поляков, активное участие. मतलब वैगनर आर्मी के बेलारूस में शरण लेने का मकसद ही पोलैंड को टारगेट करता है। इसलिए वैगनर आर्मी ने बगावत के बहाने से बेलारूस में शरण। लुकाशेंको ने भी अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए बेलारूस में वैगनर को शरण देने की वकालत की। जबकि असली मकसद है जंग का दायरा बढ़ाकर पोलैंड तक बढ़ना। तो क्या नाटो देश पोलैंड रूस का अगला टारगेट है? क्या बेलारूस से जंग का नया फ्रंट खुलने जा रहा है? क्या बेलारूस और वैगनर सैनिक मिलकर जंग लड़ेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक स्थिति रणनीतिक दायरे में है, लेकिन जैसे ही बारूदी जमीन का दायरा बढ़ेगा, सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन सवाल इस समय हो रही पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात पर भी। आखिर मॉस्को में मुलाकात और बैठक का मुख्य कारण क्या है? अनुमान कई हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं। फिर भी जो अनुमान सटीकता के खांचे में फिट बैठा है, वो सुवाल्की कॉरिडोर। पोलैंड और लिथुआनिया की करीब 100 किलोमीटर सीमा से लगा ये इलाका ही सुवाल्की कॉरिडोर। माना जा रहा है कि वैगनर लड़ाकों के सहारे इसी कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान, ताकि लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों से भी नाटो का प्रभाव खत्म किया जा सके। मुमकिन है कि इसी प्लान को जमीनी रूप देने के लिए पुतिन और लुकाशेंको के बीच ये मुलाकात हो रही है। और यह अनुमान सटीक इसलिए लग रहा है क्योंकि क्रेमलिन भले ही इस मुलाकात को रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन को मजबूत करना बताया जा रहा, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन पोलैंड को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। पोलिश लड़ाके पश्चिमी बेलारूस में जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके लिए पोलैंड को यूक्रेन की हार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यूक्रेन की जंग में पोलैंड के योगदान को जानते हैं। अब संभव है कि प्रत्यक्ष भागीदारी भी शुरू हो, इसलिए पोलैंड को इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन के साथ साथ नया वॉर फ्रंट पोलैंड की दिशा में खुलने जा रहा है, जिसके लिए मुहाना होगा बेलारूस, जहां से वैगनर लड़ाके बेलारूसी सेना के साथ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और दावा यहां तक किया जा रहा है कि यह फैसला बेलारूस की सीमा पर पोलैंड की गतिविधियों के आधार पर किया गया है। खबर यह भी है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट मॉस्को जंग शुरू करने के आदेश लेने ही पहुंचे हैं, और वो अपने साथ बेलारूस की सीमा पर पोलैंड सेना की आवाजाही और तैनाती से जुड़ी जानकारी भी साथ लेकर गए हैं, ताकि रणनीतिक तौर पर रणनीतिक पहल में आसानी हो सके। बेलारूसी सीमा पर सुलग रही नाटो की सीमा पर खुफिया तंत्र ने अच्छा खासा अध्ययन किया है, इसलिए लुकाशेंको के दौरे को लेकर दावा किया जा रहा है कि मॉस्को से जानकारी शेयर करने के अलावा वो बारूदी एक्शन का ब्लूप्रिंट भी पुतिन को सौंप रहे हैं, जिसके लिए भूमिका तैयार है। और भूमिका ये है कि रूस ने यूक्रेन की जंग में विदेशी सैनिकों के होने का दावा किया है। इस दावे के तहत यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे कई विदेशी सैनिक मारे गए हैं। इनमें मारे गए ज्यादातर सैनिक पोलैंड और जर्मनी के बताए जा रहे हैं। ये विदेशी सैनिक यूक्रेन के अंदर बड़ी संख्या में होने का भी दावा है, और इस दावे से जुड़े तथ्य बाकायदा रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जारी किए, जिसमें बताया गया है कि स्पेशल ऑपरेशन के तहत विदेशी सैनिकों को खत्म किया गया है, जो 6 जुलाई को लॉन्च किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेनकोव के मुताबिक नेवल बेस्ड वेपन से लवीव पर 6 जुलाई को हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में पोलिश और जर्मन सैनिक मारे गए। इस ऑपरेशन में 4,990 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा 4,910 से ज्यादा विदेशी सैनिक भाग खड़े हुए। मतलब साफ है कि पोलैंड के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए पहले पोलैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण है 4 जून के बाद यूक्रेन में मारे गए सैनिकों का आंकड़ा 26,000 बताया जा रहा है।
और यह आंकड़ा खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी टिप्पणी में इस्तेमाल किया है, जो जाहिर तौर पर पोलैंड में दहशत का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लुकाशेंको के लिए मुसीबत बने हैं वैगनर, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पोलैंड पर अटैक के लिए आमादा है वैगनर ग्रुप। लुकाशेंको के लिए वैगनर को रोकना अब मुश्किल हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो क्या बेकाबू वैगनर कराएंगे वर्ल्ड वॉर? बेलारूस में मौजूद वैगनर्स पोलैंड पर अटैक की कोशिश में, ऐसी जानकारी मिल रही है। वैगनर्स को रोकने में लुकाशेंको को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। पुतिन से बातचीत के दौरान लुकाशेंको ने इस बात की शिकायत की। लुकाशेंको ने कहा कि उनसे संभल नहीं रहे वैगनर्स, पोलैंड पर अटैक करने के लिए आमादा है वैगनर ग्रुप। लुकाशेंको ने यह कहा है, बगावत के बाद बेलारूस में है वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। वैगनर का कोई भी दुस्साहस जंग को गंभीर मोड़ पर ला सकता है। यूक्रेन वॉर के बीच पोलैंड भी पुतिन के टारगेट पर है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, जो युद्ध के मैदान से आ रही है। खार्किव में रूस ने बढ़त बना ली है। रूसी फौज ने एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। आसपास के बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि खार्किव में एक स्टेशन पर कब्जा करने के बाद आसपास के इलाके पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है और उसे बड़ी बढ़त मिली है युद्ध में। युद्ध के मैदान से बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि पुतिन के प्रहार से ज़ेलेंस्की सेना पस्त हो चुकी है, उसके हथियार खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की को मदद की जरूरत है, उसी वक्त नेटो यूक्रेन को ऐसा धोखा दे सकता है जो यूक्रेन की पराजय की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। सवाल यह है कि आने वाले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है। पुतिन सेना यूक्रेनी शहरों पर इसी तरह से भीषण प्रहार कर रही है। रूस के हमले से पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। ओडेसा, ज़ेपोरिजिया, डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, ये यूक्रेन के वो शहर हैं जो बारूदी अग्नि में भस्म हो रहे हैं। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरी तरह से फेल हो चुका है। यूक्रेन के मैदान से यूक्रेन की तबाही की दहलाने वाली रिपोर्ट आ गई। 4 जून को शुरू हुआ काउंटर अटैक न सिर्फ फ्लॉप हो गया है, बल्कि यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 1.5 महीने के दौरान यूक्रेन के 26,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा किसी और ने नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी किया। डेढ़ साल से चल रहे युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस बात का ऐलान रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कर रही है। इसके मुताबिक यूक्रेन के 456 एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के 243 हेलीकॉप्टर, 5,154 ड्रोन, 426 एयर डिफेंस सिस्टम, 11,000 टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स, 1,139 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। रूस के प्रहार से यूक्रेन लाचार है। अब तो ना उसके पास हथियार हैं और ना ही जवान। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन की हार नजदीक आ रही है और कीव में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है।
यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है, इसलिए नाटो ने यूक्रेनी लोगों से फ्रंट लाइन छोड़ने को कह दिया है। नाटो ने यह ऐलान तब जारी किया जब उसे क्रेमलिन की रिपोर्ट मिली। उसके मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन की फ्रंट लाइन को तबाह करने वाली है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, इसीलिए उसकी पराजय तय मानी जा रही है। कुछ नाटो देश ज़ेलेंस्की की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हथियार देने से मना कर रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को मेलॉय ड्रोन देने जा रहा है। स्वीडन ने भी यूक्रेन को मिलिट्री मदद देने का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड की है, लेकिन जर्मनी ने इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है। यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को ATACMS मिसाइल नहीं देगा, क्योंकि अब तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वॉशिंगटन की रिपोर्ट के मुताबिक कीव के पास जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बचे हैं, उसकी हार तय हो चुकी है। पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है और उसे हार से अब कोई नहीं बचा सकता है। खबर है कि नाटो के कई देश ज़ेलेंस्की और उनकी वॉर प्लान से बहुत नाराज चल रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यह भी हैं कि नाटो ज़ेलेंस्की को हटाकर राष्ट्रपति की गद्दी पर किसी और को बिठाना चाहता है। 26 जुलाई को नाटो और यूक्रेन अलायंस की बैठक होने वाली है। इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है? क्या इस धोखे का अंजाम होगा यूक्रेन की हार? इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो क्रीमिया से आ रही है। क्रीमिया पर यूक्रेन का फिर बड़ा अटैक हुआ है। गोला बारूद डिपो को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी हमले के बाद रूस का बड़ा फैसला भी सामने आया है। पूरा इलाका खाली करने का फैसला लिया गया है। क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेन द्वारा बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है और इसकी वजह से रूस की तरफ से भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। रूस इसके जवाब में ओडेसा पर हमले करता है, लेकिन अब बड़ा फैसला रूस द्वारा लिया गया है, क्योंकि क्रीमिया पर एक बार फिर हमला किया गया और क्रीमिया को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हमले के बाद लोगों को किया जा रहा है यहां से शिफ्ट। रूस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। यूक्रेन का क्रीमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला। लगातार पिछले हफ्ते हमले किए गए हैं क्रीमिया पर यूक्रेन द्वारा। यूक्रेनी आर्मी ने क्रीमिया के जेकोय में 17 ड्रोन अटैक किए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। यूक्रेन के 11 ड्रोन ब्लैक सी में और 6 ड्रोन क्रीमिया पर जाकर गिरे। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी हमले के बाद 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली कराया गया है। पूरे इलाके में ट्रेन और सड़क यातायात बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेन के लिए हथियारों के नए पैकेज का ऐलान होने वाला है। अमेरिका में हथियारों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही रूस यूक्रेन को तबाह कर देना चाहता है। रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटने का मिशन शुरू कर दिया है। यूक्रेन को समंदर से दूर करने के लिए एक बार फिर ओडेसा पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार हुआ। दूसरी तरफ पोलैंड रूट को काटने के लिए भी हमला तेज कर दिया गया है। रूस यूक्रेन को किसी भी मोर्चे पर संभलने का मौका नहीं दे रहा। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया के अलावा खेरसोन और सूमी में भी यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इतना तेज हमला किया एयर डिफेंस भी नाकाम हो गया।
मिसाइल की ऐसी बरसात की यूक्रेन का ओडेसा कुछ ही घंटे में बर्बाद हो गया। पूरी रात आसमान में डरावनी रोशनी उठती रही और धमाकों की गूंज के बीच जमीन कांपती रही। ब्लैक सी में मौजूद रशियन मिसाइल कैरियर्स से मिसाइलें दागी जा रही थी। अजोव सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट उड़ रहे थे और वहां से भी हवा से जमीन पर कहर बरपाने वाली मिसाइलें बरस रही थी। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने 19 मिसाइलों से ओडेसा पर हमला किया। एयर डिफेंस से 9 मिसाइलें नष्ट की गई। रूस ने इस्कंदर के और इस्कंदर एम का भी इस्तेमाल किया। 4 कैलिबर मिसाइलों से भी हमला किया गया। KH-22 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। रूस ने एक ही रात में ओडेसा पर 7 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया। ये रूस की बेहद शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल। माना जा रहा है कि ये क्रीमिया में रूस के हथियारों के गोदाम पर बदले की पहली किश्त है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया है, इसलिए रूस ने यूक्रेन को मिसाइलों से दहला दिया। रूस की मिसाइलों की बरसात में एक चर्च भी तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की एक मिसाइल चर्च की छत पर गिरी और बेसमेंट तक पहुंच गई। मिसाइल की वजह से चर्च की कई दीवारें टूट गईं और आग लग गई। Что ж делать? Господи помилуй, одесситы, приходите спасать, тушить собор. Даже не хотят бояться то, что स्थानीय लोगों ने चर्च के मलबे की सफाई शुरू की, все порядок. लेकिन चर्च को जितना नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में लंबा वक्त लग सकता है। Нашего Любчика сюда